मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देयर इज एन एनेक्डोट बैक इन गुजरात वेयर मोदी जी एंड अमित शाह कम फ्रॉम कि 97-98 में व्हेन जब ये लोग गुजरात में बीजेपी की सरकार पहले बनी केशुभाई पटेल के अंडर, तब से बोथ टू ऑफ देम हैड डिसाइडेड कि अब हम दिल्ली का प्लानिंग करेंगे। तो ये 25 सालों से दे हैव बीन मेकिंग दिस प्लान्स। आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं हुआ है, ये सालों से दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट। तो अगर वो दिल्ली की प्लानिंग इतने सालों से कर रहे हैं तो दे हैव बीन ऑब्वियसली द अदर प्लानिंग हैव आल्सो बीन डन सिंस मेनी इयर्स। तीसरी बार आने के बाद क्या होगा, जो मुझे लगता है वो है, एक तो ये है कि भाई कंटिन्यूएशन पॉलिसीज का और कंसोलिडेशन। क्योंकि अगर देखो तो पिछले एक वर्ष में मोदी जी इकॉनमी को लेकर के काफ़ी, जैसे ये कि हम अपने, ये मोदी की गारंटी है कि अगले टर्म में हम भारत को देश की दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाएंगे। अभी एक रील वायरल हो रही थी जहाँ पे छोटे छोटे 5-6 साल के लड़के थे, वो लोग कह रहे थे कि जब वो वोट देने जाएंगे तब वो भी मोदी जी को वोट करेंगे। वो मतलब 2040 टाइप्स की उनकी प्लानिंग चल रही है। हेलो एंड वेलकम टू द कॉफी क्रॉनिकल्स फ्रॉम द पैम्फलेट। मैं हूँ निर्वा मेहता। मैं शिव। मोदी 3.0 is almost decided if we go by the polls and the pre-polls and rallies and the support Modi government, the Modi 2.0 has been receiving. So if we skip to the future now, so to say, कि अगर हम देखें कि चलो in scenario that the Modi government 3.0 takes place, आपको क्या लगता है, which are the 3-4 major things that we can look forward to, कि क्या हो सकता है? ये कहना There's some major decisions you think that could happen that the country can look forward to. ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद लोग बात कर रहे होंगे, स्पेकुलेट कर रहे होंगे। मुझे क्या लगता है ना कि व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस, बहुत बेसिक जो चीज़ें होती हैं, मतलब अभी तक जो मोदी जी के गवर्नेंस का जो स्टाइल रहा है, वो ऐसा नहीं कि हम आउट ऑफ ब्लू कभी कुछ कर दें। जिन लोगों को, तमाम लोग ये शिकायत करते रहते हैं ना कि डिमोनेटाइजेशन अचानक उन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन क्या ऐसा है कि डिमोनेटाइजेशन अचानक? लॉन्ग प्रोसेस। करेक्ट। कंसिडरिंग कि जिस तरह के प्रिपरेशन की ज़रूरत है इतने बड़े देश में, कंट्री ऑफ 150 करोड़, इट्स नॉट अ मीन टास्क। इतनी बड़ी ज्योग्राफी में, इतने बड़े पॉपुलेशन में, और इतने तरह के स्ट्रक्चर में, इवन एक अगर इकॉनमी के लिहाज से देखो ना, तो इकॉनमी का इतना वैरिड स्ट्रक्चर है, जो उसके तत्व जिसे कहते हैं ना कि पार्टिसिपेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नागरिक है, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटर्स हैं, तो इतना सारा जिस इकॉनमी का इतने सारे पार्ट हों, उसमें तो ऐसे नहीं होगा कि मोदी जी शाम को उनको आया और उन्होंने, प्रिपरेशन, उनके गवर्नेंस का प्रिपरेशन जो है वो एक आधार है, जिसे कह सकते हो बेस है, कि प्रिपेयर्ड रहना। हम अगर एक साल बाद कुछ करने जा रहे हैं तो हाँ, तो हम उसके लिए आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 370 का हटाना, आप जब हट गया तब आप बैंक में जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अच्छा ये इसलिए किया होगा, उन्होंने, भाजपा ने जो वहाँ सरकार बनाई, तमाम विरोध के बावजूद, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ सरकार बनाई, तो क्यों बनाई, तो आप चीज़ों को रिलेट करते हैं, ठीक है। सो दो चीज़ें, एक प्रिपरेशन, और दूसरा जो मुझे सबसे, इसके बारे में हमने पहले भी बात मैंने की है, वो ये है कि इस सरकार का रिजॉल्व कि प्रिपरेशन, पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी लीक नहीं हो, क्योंकि कुछ भी लीक हो जाना या प्रिविलेज्ड फ्यू को इन्फॉर्मेशन रहना,
पर्सनल गेन का कारण हमने देखा है। यूपीए के दौरान ये हुआ है, टैक्स अथॉरिटी से लेकर के सब कुछ। उस समय मतलब अभी बात चली है तो मुझे याद आएगा कि मॉरिशस रूट इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा रूट था जिसको लेकर के हर 6 महीने पे कुछ चर्चा होती थी और मार्केट, स्टॉक मार्केट उसके हिसाब से बिहेव करते थे। सो मुझे जो बात मोदी सरकार की अच्छी लगी वो ये कि पिछले 10 साल में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं ऐसा कुछ लीक नहीं हुआ जिसका असर, या मतलब जिसका असर ये रहे कि उसकी वजह से कुछ लोग अपने लिए कुछ बना लें। ठीक है, सो ये एक बात है। आने वाले समय में क्या होगा, तीसरी बार आने के बाद क्या होगा, जो मुझे लगता है वो है, एक तो ये है कि भाई कंटिन्यूएशन पॉलिसीज़ का और कंसोलिडेशन। क्योंकि अगर देखो तो पिछले 1 वर्ष में मोदी जी इकॉनमी को लेकर के काफ़ी, जैसे ये कि हम अपने, ये मोदी की गारंटी है कि अगले टर्म में हम भारत को देश की दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाएंगे। तो बनाएंगे तो ऐसे तो बन नहीं जाएगी, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन किया होगा आपने देखा होगा कि भाई जो इंक्रीमेंटल जीडीपी जो आएगी वो कहाँ से आएगी, किस क्षेत्र से आएगी। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इकॉनमी रिलेटेड जो बात है वो ये है कि तो देखा होगा कि पहली बार जीएसटी कलेक्शन जो है वो 2 लाख करोड़ अप्रैल महीने के लिए 2 लाख करोड़ क्रॉस करेगी, या शायद दूसरी बार क्रॉस किया, मार्च में क्रॉस किया था उसे। सो ये चीज़ें ये है कि भाई पॉलिसी का कंटिन्यूएशन और जो हो चुका है उस पर कंसोलिडेट करना नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। दैट इज़ हाउ इकॉनमी कैसे चलती है। यही इनफैक्ट ये जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट है ना, यही रीजन है कि यूपीए अच्छा नहीं कर पाए। कहते हैं ना कि यूपीए 1 में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा था, वो इसलिए अच्छा था कि वाजपेयी गवर्नमेंट आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जो पॉलिसी मेकिंग चाहिए थी, वो आप नहीं कर सके तो नीचे आ गए। सो कंटिन्यूएशन और कंसोलिडेशन ये 2 चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब इस टर्म के लास्ट ईयर में एक एफआईआर होता है, मैं उसकी स्पेशली मैं उसकी बात करना चाहूँगा, जिसमें अरविंद मायाराम जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे, फिनांस सेक्रेटरी, उनका नाम, और ये उस एजेंसी से रिलेटेड है जिसे यूपीए ने भारत की करेंसी प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और उन्होंने जो भी एफिडेविट दिए थे वो बाद में पता चला कि नहीं, वो सही नहीं थे। और वैसे भी करेंसी को लेकर के तमाम बातें होती रही हैं। तो मुझे आई होप कि अगर एफआईआर हुआ है तो वो एक कंक्लूजन पे ले जाएंगे उसे। ठीक है, राइट। वो इनफैक्ट दैट्स व्हाट मोदी जी हैज बीन सेड आल्सो कि आरबीआई में अभी रिसेंटली व्हाइल एड्रेसिंग द आरबीआई ही सेड कि अगले टर्म में जब आएंगे तो आपके लिए हमने आपका काम बढ़ेगा। दैट्स व्हाट ही सेड। सो ये मुझे लगता है कि क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसको लेकर के बातें हमेशा होती रही हैं, लेकिन कॉन्क्लूसिव कुछ निकला नहीं है ना। उसके अलावा जो है वो इमीडिएटली जो मुझे लगता है, चूँकि 2011 के बाद देश में सेंसस नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुई है, और एक शिकायत खासकर जो एक्सपर्ट्स हैं इकॉनमी पे या गवर्नेंस पे, डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि चूँकि आप के यहाँ जनगणना नहीं हुई 2011 के बाद, तो आपकी पॉलिसी जो बन रही है उसके लिए आप ह्यूमन कैपिटल बोलो या सिटीजनशिप बोलो, उसको कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है। सो हालांकि अगर इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से देखो तो पिछले 10 साल में बहुत ऐसा सारा कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है जिसकी वजह से एक फेयर आइडिया है गवर्नमेंट को कि डेटा ट्रैकिंग किस तरह से। अब जनगणना नहीं हुई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 2011 से पहले जो हालत,
क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जो है, आधार कार्ड से आज की डेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आधार कार्ड से ट्रैक नहीं किया जाता है। ठीक है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रैक करने की कैपेसिटी गवर्नमेंट की जो बढ़ी है, तो ये चीज़ें हैं, ये अपनी जगह हैं। जो बेनिफिशियरी हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम के, उनकी तो हमेशा मॉनिटरिंग हो रही है। जनधन अकाउंट खुले हैं तो आपको पता है कि भाई कौन लोग हैं, किस कैटेगरी में हैं, कैसे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपकी पॉलिसी जो है वो अफेक्टेड होंगी, लेकिन फिर भी नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट होते हैं वो हर चीज़ को थ्योरेटिकली देखते हैं। सो थ्योरी ये बताती है कि आपके पास एक ऑफिशियल सेंसस का डेटा रहे, भले ही और सोर्सेज से आपके पास एक फेयर आइडिया है कि भाई हमारे यहाँ क्या। अदरवाइज किसी को कैसे पता चलता है कि हम 140 करोड़ क्रॉस कर गए? ट्रू है ना। सो एक जनगणना की बात है। अच्छा, जनगणना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि न केवल इम्पॉर्टेंट है बल्कि जल्दी कराना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऐसी बातें कही जाती हैं कि 2026 में चूंकि डिलिमिटेशन जो है वो ड्यू हो रहा है, तो आपको डिलिमिटेशन करना है। कंसिडरिंग कि जिस तरह से हमारा नया पार्लियामेंट हाउस बना है उसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है तो वो उसको देखते हुए ही बनाया गया है ना। तो जनगणना हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, उससे रिलेटेड पॉलिसी, क्योंकि अच्छा ये ऐसे प्रोसेसेस हैं। एक अपने यहाँ अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखो तो हर मुद्दे को लेकर के, हर सरकारी अनाउंसमेंट को लेकर के, हर सरकारी पॉलिसी को लेकर के कोर्ट में जाने का, उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाने का एक रिवाज ही बन गया है। कोई न कोई एनजीओ, कोई तथाकथित एक्टिविस्ट, कोई सिविल सोसाइटी जो खुद को क्लेम करते हैं, जैसे भाई पार्लियामेंट हाउस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये एक विवाद का विषय है जिसके अगेंस्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। राइट। ठीक है, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, पॉलिसी डिसीजन है। तो एक तो ये चलन हुआ कि हम हर गवर्नमेंट के डिसीजन, खासकर चूंकि मोदी गवर्नमेंट का डिसीजन है तो जाना ही है, तो हर गवर्नमेंट के डिसीजन को लेके के अगेंस्ट में जाएंगे अदालत। उसी तरह से अदालत ने भी एक चलन हो गया कि जो भी आएगा हम सबको एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी याचिका, तुम्हारा पिटीशन हम रिजेक्ट नहीं करते, हम इसको एडमिट करते हैं और उस पर बहस हो जाए, है ना। तो ये भी है कि अगर इस तरह की पॉलिसी आएगी तो उसके अगेंस्ट में भी लोग खड़े होंगे, इसलिए प्रिपरेशन जो है वो एक्सटेंसिव होगा, जिस प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बातें होती हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इनिशिएशन जब भी होगा, उसका कुछ स्टेट ने तो पास भी कर दिया, उत्तराखंड ने, तो नेशनल लेवल पे जब वो होगा तो उसको भी लेकर के, अच्छा होना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संवैधानिक मामला है। ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट आने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 50 साल से कर रही है। राइट। तो उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि चूंकि हमने हर मैनिफेस्टो में इसे रखा है तो हमारे सरकार की जिम्मेदारी है कि हम पास करें, खासकर तब और जब आप 400 पार के लिए कह रहे हैं। कल को अगर जनता आपको ये मेजॉरिटी दे देती है जिसकी बात कर रहे हैं आप 400 पार की, तब तो आपके तो ऐसा नहीं कि ये तो देखो, ये तो पॉपुलर सोच है कि जब इतनी मेजॉरिटी मिल जाती है तो सत्ताधारी बेलगाम हो जाता है, लेकिन जो जिम्मेदार सत्ताधारी है उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। सो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है अगली सरकार के ऊपर कि यूसीसी पे हमें काम करना है। यूसीसी पे काम करना एक और भी ज़रूरी है। अगर पिछले 4-5 सालों में देखो तो कम से कम 3 हाई कोर्ट सरकार को ये डायरेक्टिव दे चुके हैं कि भाई आप यूसीसी ले आइए। तो ऐसा नहीं कि ये केवल भाजपा के मैनिफेस्टो की बात है, ये संवैधानिक भी है, ये जुडिशरी की तरफ से भी ये प्रस्ताव आया है और आपके समर्थक भी चाहते हैं कि यूसीसी आए। सीए लागू हो चुका है, उसके बाद सिटीजनशिप को लेकर के क्या बचता है, जो मुझे समझ में आता है एनआरसी की बात होनी चाहिए। ठीक है, एनआरसी की सूरत क्या होगी, शक्ल क्या होगी, वो एक मैटर है जिस पे डिसाइड करने का अधिकार गवर्नमेंट को है। लेकिन ये मुद्दे जो हैं
ये ऐसे मुद्दे हैं जो थर्ड टर्म में, क्योंकि वो इनिशिएट, जैसा मैंने कहा ना कि एक चलन सा हो गया है कि इनिशिएट होगा तो विरोध भी होगा, तो लोग खड़े होंगे, आंदोलन भी हो सकता है हो, तो वो ये सब देखते हुए, पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए आई एम श्योर कि सरकार जो है वो प्रिपेयर्ड होगी। हाँ, बिकॉज ये सारे जो मुद्दे हैं वो ऐसा भी नहीं कि आप उनको साइलो में देख सकें, कि जैसे जनगणना है, एनआरसी है, डिलिमिटेशन है, इकोनॉमी की पॉलिसीज हैं, दे आर ऑल इंटररिलेटेड, यू कैन नॉट सी देम इन अ साइलो, कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते आइसोलेशन में। और ये वही है कि आपको ओवरनाइट भी नहीं हो सकता, सो ऑब्वियसली इफ they have made plans to implement these policies, तो पिछले 10 सालों से they have been working towards it. And if मैं हमेशा ये कहती हूँ कि there is an anecdote back in Gujarat where Modi ji and Amit Shah come from, कि 97-98 में when जब ये लोग गुजरात में बीजेपी की सरकार पहले बनी केशुभाई पटेल के अंडर, तब से both the two of them had decided कि अब हम दिल्ली का प्लानिंग करेंगे। तो ये 25 सालों से they have been making these plans, आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं हुआ है, ये सालों से they have been working on it। तो अगर वो दिल्ली की प्लानिंग इतने सालों से कर रहे हैं तो they have been obviously the other planning have also been done since many years। क्योंकि ये तो तब की बात तुम कर रही हो जब उनके अपने पर्सनली उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, they were not even chief minister or any other, कोई कंस्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड नहीं करते थे, सो वो वहां पे रह करके फ्यूचर देखते हैं। अब तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करते हैं। तमाम लोग जैसे इसी चुनाव प्रचार में तमाम लोग ये मान के चल रहे थे कि मोदी तो 2 साल में रिटायर हो जाओगे क्योंकि 75 ईयर्स वाला जो क्राइटेरिया है वो आ जाएगा, लेकिन अमित शाह जी ने एक बयान दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, 2029 तक रहेंगे और उसके बाद भी वही रहेंगे। तो और ये सच भी है कि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नियम नहीं है। और होता क्या है ना कि जो व्यावहारिक राजनीति, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, व्यावहारिकता ये कहती है कि प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट जैसा रहेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि राजनीति जो है वो सबके लिए तो राजनीति है, लेकिन कम से कम भाजपा के लिए केवल राजनीति नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं निहित कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, आप देश के लिए कर रहे हैं तो देश के लिए अपने पर्सनल एजेंडा जो हैं आप उसको त्याग दिए हैं तभी आप वहाँ पहुँचे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नियम, अगर 2029 में ज़रूरत होगी, नरेंद्र मोदी जी को ये लगेगा कि नहीं हमारी ज़रूरत है, हमारी पार्टी को भी हमारे देश को भी तो ज़रूरत है, तो है। राइट। मैं कम से कम मैं इस चीज़ को लेकर के मतलब बड़ा ओपन हूँ कि कल को वो कहेंगे कि नहीं हमारी ज़रूरत है, पार्टी को भी और देश को, हम रहेंगे, प्रॉब्लम कहाँ है। राइट। जनता ने चुन के भेजा गया, और अगर जनता से ही कोई पोलिंग करवा ले तो आई एम श्योर कि मतलब मेजॉरिटी जो होगी ये कहेगी कि हम तो चाहेंगे मोदी जी हमेशा प्रधानमंत्री रहे। अभी एक रील वायरल हो रही थी जहाँ पे छोटे 5-6 साल के लड़के थे, वो लोग कह रहे थे कि जब वो वोट देने जाएंगे तब वो भी मोदी जी को वोट करेंगे। तो मतलब 2040 टाइप्स की उनकी प्लानिंग चल रही है। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, देखते हैं, अब इतना दूर नहीं है 3.0 एंड द रिजल्ट्स विल बी आउट इन अ वीक्स टाइम। मतलब जैसा मैंने कहा ना कि गवर्नेंस के जो बेसिक्स हैं उनको लेकर के बहुत क्लियर है। राइट। और 10 साल का उनका जो अनुभव है उससे और ये प्रोसेस जो और रिफाइन हो गया होगा। राइट। सो ऐसा अगर कोई, जैसे तमाम कांग्रेसी इकोसिस्टम के तमाम जो खासकर सोशल मीडिया पे जो डिस्कशन होता है, उनको आज भी लगता है कि मोदी जी 5 बजे शाम को चाय पी करके उठे और उन्होंने कहा कि भाई मैं 8 बजे आज डिमोनेटाइजेशन करवाने जा रहा हूँ। सो ऐसा नहीं होता है। और उन्होंने ये बात कही भी है कि हमारे यहाँ बहुत प्लानिंग से काम होता है जी, ऐसा नहीं होता है कि हमने आज डिसाइड किया और कर दिए।
राइट राइट। चलिए ठीक है, देखते हैं, हम फिर से बात करेंगे यही चर्चा पे व्हेनेवर ऑल दीज पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। We'll get back together again and talk more on that. And on that note, thank you so much for joining us today. जुड़े रहिए द पैम्फलेट के साथ। थैंक यू।